जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माझी सा एजुकेशन लव स्टैंड फिजिक्स की इस क्लास में। यानी कि इससे पहले वाली जो क्लास है उसमें अपन ने स्प्रिंग मास सिस्टम पढ़ा था। वो कौन सा वाला पढ़ा था? हॉरिजॉन्टल 37 स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग द्रव्यमान निकाय। अब अपन पढ़ेंगे ऊर्ध्वाधर वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम। वर्टिकल यानी कि ऐसे रखा हुआ, वर्टिकल यानी कि कैसे रखा हुआ? ऐसे, ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग मास सिस्टम। अब यदि स्प्रिंग मास सिस्टम को आप ऐसे रखोगे तो इसमें एक केस और आएगा। जब भी आप बात ऊर्ध्वाधर की करते हो तो एक चीज आती है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, ये गुरुत्वाकर्षण बल ही इसमें कुछ चेंजेस पैदा करेगा। अब उससे क्या चीजें होगी उस सभी को अपन अच्छे से समझेंगे। ठीक है, यहां पर कौन सा एक फैक्टर आएगा? गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि mg। अब आप अपन पढ़ते हैं, सभी को पता है गुरुत्वाकर्षण बल mg। ओके, तो ये कोई, ये समझ लो कि ऊपर वाला कोई भाग है, ये या फिर ये समझ लो कि छत है। ठीक है, ऊपर इसके स्प्रिंग बंधी हुई हो, ये द्रव्यमान m इसके मतलब लटका हुआ है, द्रव्यमान f इसके लटका हुआ है। अब ये लटका हुआ तो है, लेकिन जब इसको लटकाया होगा, जब फॉर एग्जाम्पल ये समझ लो कि जब इसको अपन ने स्प्रिंग को ऐसे लटका के छोड़ दिया तो ये ऐसे कैसे रहेगा? नहीं भाई साहब, क्योंकि यहां पर एक ऊर्ध्वाधर कंडीशन में, वर्टिकल कंडीशन में कोई भी ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, तो उस पर एक फोर्स लगेगा, गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगेगा। तो इस पर क्या लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। ठीक है, और जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा इस पर क्या होगा? नीचे की तरफ लगेगा, तो इस पर गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगेगा तो क्या होगा? साफ बात है, ये mg आप जहां रखोगे, जैसे कि स्प्रिंग को ऐसे रखा, वहां नहीं रखती है, थोड़ा सा नीचे खिसक जाएगा। ये एक्चुअली यहां से खिसक कर कहां जाएगा? यहां जाएगा। यहां से खिसक कर कहां आएगा? यहां जाएगा। ठीक, मैंने माना विस्थापन कितना किसका? ये किसका कितना? एक्स नॉट। ये विस्थापन कितना हुआ है? एक्स नॉट किसका? साफ बात है भाई, जब आप इसको छोड़ोगे तो क्या होगा? ये विस्थापित होगा, कितना होगा? एक्स नॉट। अब इस एक्स नॉट का मान कैसे निकालेंगे? तो ये जाएगा कब तक नीचे? ये जो नीचे है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स लग रहा है, वो कितना लगेगा? mg। आपको पता क्या लगेगा? mg। ठीक है, नियत है वो लगते ही रहेगा, हमेशा mg लगेगा, भले ऊपर हो या नीचे हो। तो वो mg वाला फोर्स इसको क्या करेगा? खींच के इस कंडीशन में लाके रख देगा, इस कंडीशन में। ठीक, अभी mg वाला फोर्स लगेगा, इस कंडीशन में लाके रखेगा और x नॉट विस्थापन कर देगा। अब इस x नॉट का विस्थापन का मान निकालेंगे कैसे? तो देखो, आपको पता है भाई, इस mg फोर्स के कारण यदि स्प्रिंग में कुछ खिंचाव आएगा तो साफ बात है स्प्रिंग भी बैक साइड फोर्स लगाएगी, बैक साइड फोर्स लगाएगी पीछे ऊपर की तरफ। भाई ये गुरुत्वाकर्षण की तरफ, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो m है वो नीचे जाएगा, तो स्प्रिंग भी साथ में आएगी नीचे। लेकिन साथ ही साथ जैसे जैसे स्प्रिंग दूर जाएगी, मतलब जैसे जैसे ये द्रव्यमान नीचे जाएगा, स्प्रिंग में खिंचाव होगा। ठीक है, स्प्रिंग में विस्थापन होगा x, तो स्प्रिंग में भी फोर्स उत्पन्न होगा जो कि इसके ऑपोजिट होगा, उल्टा होगा, विपरीत, जो क्या लगेगा? ऊपर की तरफ। तो स्प्रिंग बल है वो किस साइड लगेगा? ऊपर की तरफ। स्प्रिंग बल, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स क्या लगेगा? ऊपर की तरफ। स्प्रिंग फोर्स वो क्या लगेगा? ऊपर की तरफ। बात क्लियर? तो ये किस स्थिति में जाकर रुकेगा? जब जब स्प्रिंग बल बराबर गुरुत्वाकर्षण बल, स्प्रिंग बल बराबर गुरुत्वाकर्षण
बल, यानी कि जो स्प्रिंग का फोर्स है एफ एस इक्वल टू हो जाएगा एफ जी। इस स्थिति में इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, द्रव्यमान जो मास है m रुक जाएगा, ठीक है। तो यदि स्प्रिंग में विस्थापन यानी कि विस्थापन x नॉट हुआ हो, यानी कि x नॉट नीचे आया हो, तो साफ बात है ये क्या हो जाएगा, k x नॉट, ठीक है, k x नॉट बराबर mg, k x नॉट बराबर mg, ठीक है। यानी कि दोनों बलों का मान क्या होना चाहिए, शून्य, मतलब दोनों बलों का मान इक्वल होना चाहिए। अगर सदिश योग में देखें, वेक्टर सम में देखें, तो दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो, सम जीरो होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर इसको वेक्टर फॉर्म में करें ना, तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे होगा, एफ एस वेक्टर प्लस एफ जी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। इसको बोलते हैं साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम स्थिति, ठीक है। यानी कि एफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स, एक्चुअली ये होता है, ठीक है, और ये mg बराबर जीरो, आखिर mg इज इक्वल टू के एक्स, बात वही है, ठीक। तो यहां से देखो, यहां से तो हाँ, ये वेक्टर फॉर्म में समझने के लिए, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में समझने के लिए। तो के एक्स नॉट इज इक्वल टू एम जी, तो यहां से एक्स नॉट कितना आ जाएगा, एक्स नॉट इज इक्वल टू एम जी अपॉन के, एक्स नॉट इज इक्वल टू एम जी अपॉन के। यानी कि जो स्प्रिंग है वो इस स्थिति में आके रुक जाएगी, स्प्रिंग आपके इस वाली स्थिति में आके रुक जाएगी, समझ गए। अब कंडीशन क्या बन गई, यहां बन गई, द्रव्यमान आपका कहां पर है, यहां पर है, द्रव्यमान कहां पर है, यहां पर, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, इस पर ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, के एक्स नॉट बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ क्या फोर्स लग रहा है, के एक्स नॉट, जबकि नीचे की तरफ लग रहा है एम जी, लेकिन दोनों क्या संतुलित है, दोनों क्या है, इक्वल है, तो साफ बात है इस स्थिति में ठहर जाएगा, इस स्थिति में ठहर जाएगा। लेकिन अपने तो बात करनी है किसकी, एसएसएम की। तो मैंने बताया ना कि एसएसएम ये पड़ा एसएसएम ही नहीं करेगा, आपको एक बार थोड़ा तो धक्का देकर छोड़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, खींचोगे और उसको और खींचोगे, खींच के छोड़ोगे ना, तब जाके ये क्या करेगा, एसएसएम करेगा, तब जाके ये क्या करेगा, एसएसएम करेगा, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूं और इसको मैं मॉडिफाई करके फिर से डायग्राम बनाता हूं, अच्छा वाला, ठीक। अब देखो, अब मैंने डायग्राम बनाया है, उसको ध्यान से देखो, एक्चुअली में है क्या। माना स्प्रिंग की जो स्टार्टिंग स्थिति थी, प्रारंभिक स्थिति थी, स्टार्टिंग पोजीशन था, वो क्या था यहां पर। अब जैसे ही आपने स्प्रिंग को यहां पर लगाया, तो इस एम जो मास लगा हुआ है, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगने के कारण स्प्रिंग में क्या आ गया, खिंचाव आ गया, खिंच गई स्प्रिंग, स्प्रिंग खिंच के क्या कहां पर आ गई, एक्स नॉट, यानी कि अब स्थिति क्या होगी, इस मास की, इस द्रव्यमान की स्थिति ये होगी। अब द्रव्यमान कहां पर है, यहां पर, इस एक्स नॉट स्थिति पर है, ठीक। तो अब होगा क्या, यदि स्प्रिंग को नीचे की ओर एक्स लंबाई तक विस्थापित करके छोड़ दे, तो ये एसएसएम करेगा। यानी कि यदि स्प्रिंग को एक्स डिस्प्लेसमेंट दे दिया जाए और फिर इसको छोड़ दे, तो ये क्या करेगा, एसएसएम करेगा, क्या करेगा, एसएसएम करेगा। और वो किसके इर्द गिर्द वो करेगा एसएसएम, इसके इर्द गिर्द। ये क्या है, इसकी नई माध्य स्थिति, ये क्या है, इसकी नई माध्य स्थिति, नई माध्य स्थिति, इसको ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना, क्योंकि अभी चूक गया तो फिर समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखना क्या बता रहा हूं, बिल्कुल से समझना। ये नई माध्य स्थिति, अब ये नई माध्य स्थिति कहां से होगी, एक नॉर्मली यदि स्प्रिंग, मान लो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, मान लो फॉर एग्जांपल देयर इज ए नो फोर्स, यानी जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स है वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है गुरुत्वाकर्षण फोर्स, ठीक है। तो उस कंडीशन में कहां होता है, एम यहां होता है, उस कंडीशन में एम कहां होता है, यहां होता है, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो मैं क्या करता है, इसको एक्स खींच के छोड़ देता, ऊपर नीचे क्या करता,
एसएसएम करता है, ऊपर नीचे एसएसएम करता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, कंटिन्यूसली लग रहा है, लगातार लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा लग रहा है, तो उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसकी जो स्थिति है स्प्रिंग में क्या हो जाएगा, खिंचाव आ जाएगा, और इसकी स्थिति कहां जाएगी, ये आ जाएगी। नई पोजीशन कहां हो जाएगी, ये हो जाएगी, लंबाई में बढ़ोतरी हो जाएगी स्प्रिंग की एक्स नॉट, नई पोजीशन कहां जाएगी, ये आ जाएगी। अब आप इस स्थिति इसको यदि एक्स खींच के छोड़ोगे ना, तो अभी इसके इर्द गिर्द, इस नई माध्य स्थिति के इर्द गिर्द, नई माध्य स्थिति के इर्द गिर्द क्या करेगा, एसएसएम करेगा, नई माध्य स्थिति के इर्द गिर्द एसएसएम करेगा। तो अब देखो मैंने बताया कि भाई एसएसएम करेगा तो क्या लगेगा, एक प्रत्यानयन बल लगेगा, रीस्टोरेशन फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, रीस्टोरेशन फोर्स लगेगा। तो साफ बात है, अब वो रीस्टोरेशन फोर्स देगा कौन, यहां पर कौन देगा, स्प्रिंग ही देगी। तो लेकिन वो आएगा कहां से, एक्स विस्थापन के कारण लगने वाला स्प्रिंग बल, क्योंकि आप एक्स खींच रहे हो ना, तो जो एक्स डिस्प्लेसमेंट है उसके कारण लगने वाला स्प्रिंग फोर्स। अब आप कहोगे कि सर अपन ने अगर टोटल ऐसे देखे तो स्प्रिंग तो टोटली एक्स और एक्स नॉट खींची हुई है, यानी टोटल एक्स प्लस एक्स नॉट का खिंचाव है इसमें, ठीक है, तो उसमें बल एक्स प्लस एक्स नॉट के कारण आना चाहिए ना, ओनली फॉर एक्स के कारण क्यों आया। तो भाई मैं तुमको एक बात बता दूं कि जो एक्स नॉट वाला जो बल है वो तो इस गुरुत्वाकर्षण के कारण संतुलित हो गया। एक्स नॉट, अब मैटर क्या बन रहा है, अब मैटर पूरा यही बन रहा है कि जो एक्स नॉट वाला जो फोर्स था, एक्स नॉट, समझ गए, एफ एस स्प्रिंग का किसके कारण, इस एक्स नॉट के कारण जो फोर्स था वो तो संतुलित हो गया, किसके द्वारा, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, एफ जी लिख दो, एफ जी गुरुत्वाकर्षण के द्वारा। अब जो ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब जो इसको जो रीस्टोरेशन फोर्स कौन देगा, प्रतिनिधि बल कौन देगा, वो सिर्फ और सिर्फ ये एफ एस देगा, स्प्रिंग वाला कौन सा, एक्स विस्थापन के कारण जो इसमें आएगा फोर्स उत्पन्न होगा वो ये काम करेगा। समझ गए, इस एफ एक्स, ये तो बेचारा बिजी है इसमें, ये तो इसमें बिजी है, समझ गए ना। तो एसएचएम किसके कारण होगा, एसएचएम इसके कारण होगा, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यानी कि के एक्स के कारण होगा। ये एक्स नॉट का कोई रोल नहीं है, सिर्फ एक्स नॉट तो क्या करेगा, इस गुरुत्वाकर्षण के कारण सिर्फ इसकी माध्य स्थिति विस्थापित हो जाएगी, बाकी जो एसएचएम है तो वो कौन करवाएगा, ये करवाएगा। समझ गए, तो यानी कि ये भाई साहब, तो ये जो एफ एस एक्स नॉट था वो तो इसको एफ जी यानी कि एम जी को बैलेंस करने में व्यस्त है। ऊपर वाला फोर्स देखो, यदि के एक्स नॉट ऊपर लग रहा है, नीचे एम जी, ये दोनों आपस में बराबर हो रखे हैं, ठीक है, ये एक दूसरे को संतुलित करने में व्यस्त है, बिजी है। काम कौन आएगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस के एक्स, यानी कि एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो इस साइड लेके जाके एफ प्लस के एक्स कर दो बराबर 0, डी स्क्वायर डी स्क्वायर, और इनको तो कैसे क्या बताया ना आपको, एफ इज इक्वल टू एम ए लिख दो, एम ए की जगह डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है, और के बाई एम को डिवाइड में ले जाओ, के बाई एम हो गया। अवकल समीकरण से तुलना करने पर अपन ने जो उसके लिए किया था हॉरिजॉन्टल के लिए, तो यही होती है अपने स्टैंडर्ड अवकल समीकरण, डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, ये होती है। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, के बाई एम, यहां से टी देखोगे तो 2 पाई एम अपन के, सेम टू सेम, सेम टू सेम। जो अपने हॉरिजॉन्टल के लिए फॉर्मूला आया था वो का वो फॉर्मूला अपने वर्टिकल के लिए भी आया है, वो का वो फॉर्मूला अपने वर्टिकल के लिए भी आया है। तो आप सोच रहे हो कि सर ये गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, ये काम क्या कर रहा है, इसने इसके ना तो टाइम पीरियड में बदलाव किया, भाई यदि आवर्तकाल में परिवर्तन नहीं हुआ तो साफ बात है आवर्ती में भी परिवर्तन नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी में भी कोई चेंज नहीं होगा, ठीक, तो टाइम पीरियड में भी चेंज नहीं हुआ, फ्रीक्वेंसी में भी चेंज नहीं है, आवर्तकाल आवर्ती दोनों में कोई बदलाव नहीं हुआ, किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो गुरुत्वाकर्षण बल ने काम किया भाई, गुरुत्वाकर्षण बल ने काम सिर्फ ये किया है कि इसने माध्य स्थिति विस्थापित कर दी। पहले अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो आप एसएसएम कहां करते, यहां करते, इस पॉइंट के इर्द गिर्द करते, अब आप एसएसएम कहां करोगे, इस पॉइंट के इर्द गिर्द। बात समझ गए, आपकी जो माध्य स्थिति है, मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन शिफ्ट हो गई है, मीन पोजीशन शिफ्ट हो गई है, बाकी सारी चीजें सेम ही रही। बात क्लियर। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, नियत बल है, कांस्टेंट फोर्स है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या, नियत बल है, कांस्टेंट फोर्स है। तो हमेशा याद रखना
स्प्रिंग मास सिस्टम में भले वो, क्योंकि अपने को पता है कि भाई वर्टिकल है, वर्टिकल लगा हुआ है, तो साफ बात है कि उसमें गुरुत्वाकर्षण लगेगा, ठीक है, जो कांस्टेंट फोर्स है वो नियत फोर्स लगेगा। लेकिन यदि मान लो ऐसे हॉरिजॉन्टल पर रखा हुआ है, तो इस कंडीशन में भी तो इस पे कोई नियत फोर्स लग सकता है, एफ कांस्टेंट फोर्स लग सकता है, ठीक है। तो कहीं पर भी घबराना नहीं है, जहां पर भी कोई नियत बल लग रहा हो, कांस्टेंट फोर्स लग रहा हो, तो वो सिर्फ इतना काम करेगा कि कांस्टेंट यानी कि हमेशा सेम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमेशा उसकी वैल्यू सेम रहेगी, वो सिर्फ इतना काम करेगा कि उसकी माध्य स्थिति में विस्थापित कर देगा, बस मीन पोजीशन को थोड़ा शिफ्ट कर देगा, बाकी आवर्तकाल आवर्ती सब कुछ सेम ही रहेगा। तो ध्यान रखना, एग्जाम में आपको ऐसे दे दे, कुछ भी दे दे कि भैया ये एक नियत बल लग रहा है वगैरह वगैरह, आपको कंफ्यूज कर दे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ बदलाव क्या करेगा, ये मध्य स्थिति में परिवर्तन करेगा, बस। पहली स्थिति ये थी, पहले स्थिति में यहां कर रहा था, अब ऐसे से क्या कर सकता है, बात क्लियर। चलिए बढ़ते आगे। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो, यदि स्प्रिंग मास सिस्टम पर कोई नियत बाहरी बल, नियत यानी कि जो समय के साथ नहीं बदले, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो, उसमें बदलाव नहीं हो, सेम फोर्स, यानी 5 न्यूटन है तो 5 न्यूटन ही लगेगा, तो नियत बाहरी बल कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स लगता है, तो एसएसएम का आवर्तकाल, आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड, यानी कि उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि एसएसएम का जो टाइम पीरियड है वो उसमें कोई बदलाव नहीं होता। अगर कोई नियत बाहरी बल लगता है तो वो एसएसएम के टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं करता। टाइम पीरियड पहले भी कितना आता था, टी इक्वल 2 पाई रूट ऑफ एम अपन के, और अब भी कितना आएगा, टी इक्वल 2 पाई रूट ऑफ एम अपन के। परंतु चेंज क्या होगा, परंतु माध्य स्थिति यानी कि मीन पोजिशन, माध्य स्थिति क्या हो जाती है, विस्थापित हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि यदि पहले ये नॉर्मल कंडीशन में यदि ये एफ कांस्टेंट फोर्स नहीं था, तो इसकी कंडीशन ये थी, ठीक है। अब ये कहां जाएगा, स्प्रिंग खींच के ये द्रव्यमान कहां जाएगा, यहां आ जाएगा मान लो, क्योंकि इस कांस्टेंट फोर्स के कारण, कांस्टेंट फोर्स के कारण, और ये कहां पर आके रुक जाएगा, जब ये एफ कांस्टेंट फोर्स और जो स्प्रिंग वाला बल ये आपस में बराबर हो जाएगा, तब जाके ये रुक जाएगा। तो रुकेगा तो उस कंडीशन में कितना कुछ, मान लिया एक्स नॉट तक ये विस्थापित हो गया, तो इस एक्स नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स नॉट हो जाएगा एफ कांस्टेंट अपॉन के, बस। जिस प्रकार आपने पहले किया था एम जी अपॉन के, तो वहां पर यहां पर एफ कांस्टेंट कोई भी हो सकता है, ठीक है, वर्टिकल स्थिति में एम जी होता है, ठीक है, इस कंडीशन में कोई भी हो सकता है, तो एफ कांस्टेंट अपॉन के, बस। ये माध्य स्थिति क्या हो जाएगी, विस्थापित हो जाती है, परंतु माध्य स्थिति मीन पोजीशन विस्थापित हो जाती है, बाकी इससे डरने का कोई काम नहीं, ये सिर्फ इतना ही काम करेगा कि मीन पोजीशन में चेंज कर देगा। पहले यहां पोजीशन थी, अब यहां है, अब सिर्फ एसएसएम क्या करेगा, यहां पे इस पोजीशन के अराउंड एसएसएम करेगा, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो एसएसएम क्या करता है, यहां पे एसएसएम, बात क्लियर, ठीक है। और जो आवर्तकाल है, टाइम पीरियड, वो तो क्या रहेगा, हमेशा सेम ही रहेगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एम के, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एम के, बात समझ गए। तो इसमें कुछ भी बदलाव नहीं होगा, तो नियत और कांस्टेंट फोर्स से आपको घबराना नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ इसकी माध्य स्थिति मीन पोजीशन में ही चेंज करेगा, बाकी कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, बात क्लियर, समझ गए, ठीक है। हाँ, और बाकी जो भी आप इसको एक्स खींच के छोड़ोगे तो वो के एक्स के हिसाब से ही मतलब एसएसएम करेगा। ये एक्स नॉट तो किसमें बिजी हो जाएगा, इस एफ कांस्टेंट को संतुलित करने में, बैलेंस करने में, समझ गए। के एक्स नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ कांस्टेंट, क्लियर। इसीलिए तो एक्स नॉट बराबर एफ कांस्टेंट अपॉन के, यानी नई माध्य स्थिति कहां होगी, यहां पर ये क्या करेगा, एसएसएम करेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो आपके सामने बोर्ड पर दो कंडीशन दी हुई है, दोनों ही केस में आपको क्या करना है, आवर्तकाल निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, टी फाइंड करना है, ठीक। पहले तो इसको देखते हैं ये कैसे एक्चुअली में, ये जमीन है, जमीन के ऊपर ऐसे स्प्रिंग लगा रखी है और उसके ऊपर एक द्रव्यमान रखा हुआ है, समझ गए। ये मतलब उल्टा, जैसे कि अभी अपने वर्टिकल में देखा था ना कि दीवार पे ऊपर मतलब जो छत है, छत पर ऊपर स्प्रिंग थी और नीचे कोई द्रव्यमान था। अब क्या द्रव्यमान ऊपर है और स्प्रिंग ऐसे नीचे है, लेकिन है किसमें, वर्टिकल कंडीशन में, ठीक है, वर्टिकल कंडीशन में है, ठीक है, मतलब ऊर्ध्वाधर स्थिति में, ठीक। तो
इस कंडीशन में आपको क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। क्या निकालना है, टाइम पीरियड। तो देखो सिंपल सी बात है, टाइम पीरियड यहां पे क्या होगा मैं बताऊं, t इज इक्वल टू 2 m अपॉन के, वही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। t इज इक्वल टू 2 m अपॉन के, जहां m क्या है, मास है, के क्या है, द्रव्यमान। ठीक है, t इज इक्वल टू 2 m अपॉन के। तो अब आप कहोगे सर ये ऐसे लगा हो तो कुछ बदलाव चीज नहीं होगी क्या, होगा, एक चीज बदलाव होगी। क्या होगा, चूंकि भाई पहले ये द्रव्यमान जब आप रखोगे तो एक्चुअली में इस पे क्या लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये स्प्रिंग दब जाएगी। स्प्रिंग क्या हो जाएगी, दब जाएगी, और ये द्रव्यमान कहां जाएगा, यहां आ जाएगा। द्रव्यमान कहां जाएगा, एक्चुअली यहां आ जाएगा, और ये एक्स नॉट क्या हो जाएगी, दब जाएगी, एक्स नॉट दब जाएगी। बस ये उल्टा केस है। अपने जो पहले वाले केस में क्या था कि भाई स्प्रिंग के नीचे द्रव्यमान लगा तो एक्स नॉट वो खिंच जाती थी, नीचे की तरफ खिंच जाती थी। अभी एक्स नॉट दब जाएगी, बस बात क्लियर, एक्स नॉट दब जाएगी। अब यदि आप क्या करोगे, इसको यदि खींच के या फिर दबा के छोड़ोगे तो ये एसेसन करेगा, और कहां पे करेगा, इस जो माध्य स्थिति है ओनली फॉर वो विस्थापित होगी, बस ओनली फॉर माध्य स्थिति। मीन पोजीशन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। अब मीन पोजीशन क्या है, नई माध्य स्थिति ये हो जाएगी, नई माध्य स्थिति ये हो जाएगी, न्यू मीन पोजीशन। इसके अराउंड ये क्या करेगा, एसेसन करेगा, बात क्लियर। और यहां पर क्यों आएगा, गुरुत्वाकर्षण फोर्स के कारण। तो सिंपल सी बात है, इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, वर्टिकल कंडीशन में तो एक नियत फोर्स लगेगा, ठीक है। ये इस केस का उल्टा है, बस इस केस में क्या होता था, ये इस केस का उल्टा। इस केस में क्या है भाई, स्प्रिंग में खिंचा हो रहा है, यहाँ पे दबाव हो रहा है, बस भाई स्प्रिंग को खींचो या दबाओ, वो ऐसे तो होना ही है, ठीक है, बात तो वही है। अगर आप एक्स नॉट से दबाते हो तब भी स्प्रिंग फोर्स लगाएगी उतना का उतना, और एक्स से खींचते हो तब भी फोर्स वही है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर बदलाव क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इसकी जो माध्य स्थिति है वो विस्थापित हो जाएगी, यानी कि एक्स नॉट नीचे आ जाएगा, और इस एक्स नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg अपॉन के, बस ये एक्स नॉट क्या आ जाएगा, इस स्थिति से एक्स नॉट नीचे आ जाएगा, बस ये बदलाव होगा। बाकी तो यदि आप इस स्थिति में आ गया उसके बाद खींच के या फिर दबा के छोड़ोगे तो ये ऊपर नीचे क्या करेगा, एक्शन करेगा। और इसका आवर्तकाल क्या होगा, टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 रूट ऑफ m अपॉन के, सिंपल सी बात है, ठीक। अब देखो नेक्स्ट इस केस को देखते हैं, इसमें क्या होगा। तो देखो इसका आवर्तकाल क्या होगा, तो यदि मैं बोलूं कि भाई इसका भी आवर्तकाल t इक्वल टू 2 रूट ऑफ m अपॉन के है, जी हाँ, आपकी खोपड़ी घूमनी नहीं चाहिए, ये वही है, t इक्वल टू 2 रूट ऑफ m अपॉन के, कोई बदलाव नहीं होगा। क्योंकि भाई आपका आवर्तकाल किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, ठीक है। आपने सिंपल सी बात है, कहने का मतलब आपने यदि ऐसे लगा दिया, भाई सिस्टम ऐसा बन गया, तो क्या द्रव्यमान में बदलाव हुआ कुछ, द्रव्यमान तो वही है, मैं लटकाऊं ऊपर रखूं ऐसे रखूं, मास तो वही है, इसमें थोड़ी ना कोई कुछ बदलाव हो रहा है। तो साफ बात है, फॉर्मूले बदलाव कहां से आएगा, के स्प्रिंग कांस्टेंट वो तो फिक्स है, जब दोनों ही वैल्यू फिक्स है m एंड के, ना तो m बदल सकता नहीं के बदल सकता है, तो आप स्प्रिंग को किसी भी कंडीशन में रखो उससे क्या फर्क पड़ता है, आप स्प्रिंग को किसी भी कंडीशन में रखो उससे क्या फर्क पड़ता है, टाइम पीरियड तो बदलेगा नहीं, टाइम पीरियड चेंज होगा नहीं, और टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होगी, ये फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये भी चेंज नहीं होगी, ये तीन चीजें तो नहीं बदलेगी कभी भी, समझ गए, टी एफ एन ओमेगा, बात क्लियर, ठीक। तो सर बदलाव क्या होगा, भाई बदलाव सिंपल सी बात है, अब ये इस कंडीशन में है, जब आप इसको छोड़ोगे ऐसे ही ऐसे लगा के छोड़ोगे तो इस पे कुछ ना कुछ गुरुत्वाकर्षण लगेगा, भाई आपको पता है कि भाई गुरुत्वाकर्षण कैसे लगता है, ऐसे लगता है mg, ऐसे लगेगा, क्योंकि ये थीटा ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, और ये mg cos 90 माइनस थीटा यानी कि sin थीटा, ये वाला जो घटक है वो क्या हो जाएगा, mg sin थीटा, ठीक है। ये वाला जो इसका फोर्स का जो कंपोनेंट है mg का, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg sin थीटा, ये मैंने बताया था ना सब कुछ जब मैंने वेक्टर पढ़ाया था कि जो पास वाला होता है, ये चीजें इसमें कंफ्यूजन नहीं, मैंने वेक्टर में सारी क्लासें बता रखी है, उसमें सब कुछ बता रखा है, ये कोई फोर्स है,
ये थीटा है, ये वाला क्या हो जाता है एफ कॉस थीटा, और दूर वाला एफ साइन थीटा, पास वाला एफ कॉस थीटा, दूर वाला एफ साइन थीटा। लेकिन चूंकि यहां पर इस थीटा का मान ही क्या है 90 माइनस थीटा, तो जब आप लिखोगे कि इस mg को mg cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, ठीक है, इसलिए हो जाएगा mg साइन थीटा, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, ये होता है ऐसे, cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा। इसी प्रकार आ जाए साइन 90 माइनस थीटा, बायो वालों को पता नहीं होगा, साइन 90 माइनस थीटा वो होता है cos थीटा। हालांकि तो आप 10th में भी पढ़ते हो, माइनस वाला थीटा 90 माइनस थीटा तो आप 10th में भी पढ़ते ही हो, ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, ठीक है। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा। क्योंकि ये वाला घटक किस में आएगा, पास वाला घटक cos में आएगा, तो मैं क्या लिखूंगा इसको mg cos, लेकिन थीटा की जगह एक्चुअल में कितना है 90 माइनस थीटा, तो ये बन गया cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, समझ गए। तो यानी कि इस पे क्या लगेगा कि mg साइन थीटा एक कांस्टेंट फोर्स लगेगा। तो सिंपल सी बात है, कोई कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो होगा क्या, ये m यहां से खिसक के यहां जाएगा, यहां जाएगा, समझ गए। यानी कि ये जो x नॉट क्या है विस्थापित हो जाएगा, x नॉट क्या हो जाएगा विस्थापित, और इस x नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स कितना है जो इसको खींच रहा है mg sin थीटा अपॉन k, बस ये इतना विस्थापित हो जाएगा, ठीक है। अब यदि आप इसको खींच के छोड़ोगे, यहाँ पे इसको और खींच के छोड़ोगे तो ये ऊपर नीचे एसएसएम करेगा इस पोजीशन के अराउंड, इस वाली स्थिति के अराउंड ये ऊपर नीचे क्या करेगा एसएसएम करेगा। बात क्लियर, बस सिंपल सी। अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो ये इस वाले कंडीशन के अराउंड एसएसएम करता, ठीक है। जो कि गुरुत्वाकर्षण है तो उसको खींच के यहां ले आएगा, ठीक है। फिर इसको आप खींच के छोड़ोगे तो ये ऊपर नीचे एसएसएम करेगा, समझ गए। ये एसएसएम गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण के कारण यहां पर ये एसएसएम बिल्कुल नहीं कर रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब ये स्प्रिंग के कारण कर रहा है एसएसएम, ठीक है, इसी कारण कर रहा है स्प्रिंग के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये यहां पर एसएसएम नहीं हो रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल तो सिर्फ स्प्रिंग को खींच के एक नई पोजीशन में लाके छोड़ देता है, बस इतना सा काम कर रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक। तो यहां पर भी क्या होगा T इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन k। ये वाला जो है वीडियो इसको अच्छे से देखना, बहुत मतलब एक शानदार कॉन्सेप्ट वाली ये क्लास है, ठीक है। नया कॉन्सेप्ट हो सकता है आपके दिमाग में हिल जाए, ठीक है, इसलिए इसको एक बार नहीं 2 बार देखना। मैंने जो बात बोली है ना, हो सकता है जरूरी नहीं मैंने लिखवा है वो सारे पॉइंट्स, मैं जो बोलता हूँ एक पॉइंट्स उस पर फोकस रखा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब यदि मान लो कि ये ऐसा नहीं हो गया, ये ऐसे होता, ऐसे होता m, इस कंडीशन में हो जाता है, और यहां पे स्प्रिंग बंधी है, तो भी क्या होता है, अगर ये थीटा है तो साफ बात है इस पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगेगा ऐसे mg sin थीटा, तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी दब जाती है, स्प्रिंग क्या हो जाएगी दब जाएगी, और ये द्रव्यमान यहां से खींच के कहां जाएगा यहां जाएगा, ठीक। और ये दबाव कितना होगा वही x नॉट इक्वल टू mg sin थीटा अपॉन k, mg sin थीटा अपॉन k। अब यदि आप इसको खींच के छोड़ोगे तो ये किसके इर्द गिर्द करेगी एसएसएम, यहाँ पे करेगा, समझ, यहाँ पे नहीं करके यहाँ पे करेगा। अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो ये यहाँ पे एसएसएम करता। बात क्लियर, ठीक है, समझ गए मामला, ठीक है। तो स्प्रिंग यदि वर्टिकल कंडीशन में हो, हॉरिजॉन्टल हो, कैसे भी हो, कुछ भी हो, ठीक है, हमेशा T इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन k आएगा। क्यों, क्योंकि जो अगर मास लगा हुआ है उसमें चेंज हो रहा है, द्रव्यमान में बदलाव हो रहा है तो कुछ बदलेगा, या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट k में बदलाव हो रहा है तो कुछ बदलेगा, बाकी स्प्रिंग को कैसे भी लगाओ कुछ भी बदलने वाला नहीं है। हाँ, ऐसे मत कर देना कि मोड़ के लगा देना, मोड़ के नहीं, स्प्रिंग सीधी रहनी चाहिए, ठीक है। हाँ, ऐसे नहीं कि आप स्प्रिंग को ऐसे करके फिर ये यहाँ द्रव्यमान बांध दो, फिर कोई ऐसा नहीं, फिर वो मामला गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ, स्प्रिंग सीधी रहनी चाहिए, मतलब ये देखो स्प्रिंग यहाँ पे सीधी है, स्प्रिंग यहाँ पे सीधी है, स्प्रिंग यहाँ पे सीधी है, ठीक है। लेकिन आप लगा कैसे भी सकते हो, ऊपर टांग दो, द्रव्यमान ऊपर रख दो, एक बार द्रव्यमान नीचे ले आओ, यहाँ पे रख दो, ऐसे कैसे भी रखो, T इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन k आएगा, ठीक है। बात क्लियर। हाँ, तो बदलेगा कब, बदलेगा जब ये k बदलेगा, m बदलेगा। तो साफ बात है यदि स्प्रिंग एक ही स्प्रिंग है तो एक ही स्प्रिंग के लिए तो k कभी बदलेगा ही नहीं, ये सेम रहेगा, ठीक है। और
मास है तो एक ही द्रव्यमान है तो वो भी सेम ही रहेगा, और लगाओगे तो बात और है, और वो भी अगर अकेला मास है तो वो भी सेम रहेगा, और वो टाइम के अनुसार बदलता है नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने सिखाया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्लास थोड़ी सी ये समझ लो कि हार्ड थी, इसको आप एक बार और देखना, अगर पहली बार में समझ में नहीं आए तो उसको एक बार और देखना, और गारंटी आपको समझ में आ जाएगा। बस सिंपल सी बात है, ये देखो नियत फोर्स लग रहा है, कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स, नियत बाहरी बल लग रहा है, तो वो ओनली फॉर उसकी जो मीन पोजीशन है उसमें बदलाव करेगा, बाकी कुछ नहीं करेगा। बाकी जो टाइम पीरियड है वो सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। बात क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन स्प्रिंग का संयोजन। अभी अभी तो एक ही स्प्रिंग लगाई थी, हो सकता है 2 स्प्रिंग आ जाए, 3 स्प्रिंग आ जाए, तो उस केस में क्या होगा उसकी बात करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। और हाँ, ये क्लास समझ में आई या नहीं आई इसका फीडबैक जरूर देना, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत तगड़े वाले थे, इसलिए मैं चाहता हूं कि मतलब आपका फीडबैक आए। यहाँ सर हमें मजा आया, टफ था लेकिन समझ में आ गया और मजा आया। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।